जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन 20 सितंबर के बाद आने वाला है और आपका उम्मीद है कि जो पीटी का एग्जाम है वह दिसंबर 20 के बाद हो सकता है। तो आप अपने जो गाड़ी आप चला रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, उसमें थोड़ी रफ्तार कर दीजिए और धैर्य रख कर ही अपने पढ़ाई को तैयारी कीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन नजदीक आते रहता है लोग पजल हो जाते हैं, परेशान थे। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे आप तैयारी अभी तक करते आए हैं, आगे भी आपको ऐसे ही तैयारी करना है। परेशान होकर पढ़ाई नहीं होता, आपका दिन बर्बाद होता है। तो जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है और जितनी प्रैक्टिस सेट हो सके परीक्षा वाणी से आप प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर वाइज हिस्ट्री का हो चाहे पॉलिटी का हो, इसका प्रैक्टिस बिहार समग्र का तैयारी कीजिए। और उसके लिए आप इम्तियाज अली का वस्तुनिष्ठ बुक ले लीजिए। किसके लिए? तो बिहार के लिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और परीक्षा वाणी आप हिस्ट्री का लीजिए, पॉलिटी भी परीक्षा वाणी का ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। इसके पहले हम गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं और गुप्त साम्राज्य में गुप्त वंश का संस्थापक के बारे में जाने। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का कैसा प्रशासन रहा, कैसी सामाजिक स्थिति रही, उसमें स्त्रियों की क्या दशा रही। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी के बारे में अगर मान लीजिए कि आपके खानदान के बारे में जानना हो तो केवल नाम जानने से आपके खानदान के बारे में नहीं जान पाएंगे। उसके लिए उसकी गहराई से जानना पड़ेगा कि आप लोग की उस खानदान का जैसे क्या रहने का रवैया था, उनका क्या घर में क्या बोलते हैं, क्या कला था, क्या लोगों में विशेषता थी। तो विशेषता को उभारना है। तो जैसे गुप्त काल हम पढ़ रहे हैं तो उसकी सामाजिक स्थिति जानना है, उसका साहित्य और कला जानना है। किसी भी चैप्टर के पकड़ बनाने के लिए साहित्य, कला, प्रशासनिक, वहाँ का सामाजिक स्थिति जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरह आइए हम देखते हैं गुप्त काल की जो साहित्य और कला था कैसा था। दोस्तों आपको बता दें कि साहित्य और कला की दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्ण कला कहा गया है और भारतीय इतिहास में इसको स्वर्ण युग इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने कला और साहित्य में एक नया अध्याय को जोड़ दिया। जहां कला में ज्यादा विकास किया वही साहित्य में भी ज्यादा विकास किया। और हो ना हो तो ये जो गुप्त काल युग है इसको साहित्य और कला का एक नया युग आरंभ कर सकते हैं। इसमें जो मेन जानने की बात है, इसमें जो मंदिर हुआ करते हैं वो मंदिर, सबसे पहले मंदिर जो बनने की कला उत्पन्न होती है वह गुप्त काल में होता है और वो नागर शैली होता है। एक होता है द्रविड़ शैली, एक होता है नागर शैली। नागर शैली में जो होता है मंदिर के ऊपर गुंबदें हुआ करती हैं, त्रिभुजाकार, गोलाकार, जबकि द्रविड़ शैली में आपको गुंबदें नहीं मिलेंगी। अब देखिए आप गुप्त कला के प्रमुख मंदिर अगर देखेंगे तो जैसे देवगढ़ की झांसी में है यूपी का दशा अवतार मंदिर, मतलब भगवान विष्णु के 10 रूप का जो वर्णन का मंदिर है वो कहाँ है? देवगढ़ में। और यह जो है इस काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। अब मंदिर निर्माण में शिखर का जो प्रथम उदाहरण आपको यही मंदिर मिलेगा। शिखर मतलब इसका गुंबद, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए भीतर गांव कानपुर यूपी में छोटे छोटे पत्थर एवं ईंटों के बने होते हैं। इससे पहले जो भी मंदिर का निर्माण हुआ है मौर्य कला में, उसमें पत्थरों से बनाया गया है क्योंकि उसे जो है महात्मा बुद्ध जो बुद्ध धर्म था उससे उनके चंद्रगुप्त मौर्य जो वंश है वो बुद्ध बोल सकते हैं बुद्ध धर्म के संपोषक थे, जिसके कारण जो है पत्थरों का ज्यादा निर्माण मिलता है। लेकिन वही गुप्त काल में जो है ईंट का प्रथम निर्माण शुरू होता है। तो इसलिए इसमें छोटे छोटे ईंट और पत्थरों का
मंदिर देखा गया और पूर्णतः जो केवल ईंट का मंदिर बनाया गया है वो है सिरपुर का मंदिर। लक्ष्मण मंदिर जो है केवल ईंट का बना हुआ है। अब इनकी मूर्ति कला देखेंगे तो मूर्ति में सुसज्जित प्रमंडल बना हुआ मिलता है। इसके पहले अगर मौर्य कला का मूर्ति देखेंगे तो नग्न मूर्तियां हुआ करते हैं, वस्त्र नहीं पहनाने वाली करती है, सुशोभित नहीं होती हैं। लेकिन इसमें आपको सुसज्जित मिलेंगी, जैसे देवगढ़ की विष्णु की प्रतिमा, काशी में कृष्ण भगवान गोवर्धन धारण किए हुए हैं, वही सारनाथ में बैठे महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो घुंघराले बाल का दर्शन घुंघराले बाल में है दिखते हैं। भागलपुर में बुद्ध की खड़ी ताम्र मूर्ति जो अभी मिला नहीं है, लेकिन ऐसा है। वैसे ही देखा जाए तो बौद्ध स्तूप, जो सारनाथ का बौद्ध स्तूप है, वह अब ईंट का बना हुआ है। इस काल में जो है गुप्त काल में, वैसे तो मौर्य काल में बना है लेकिन वो सारे पत्थर का हुआ, बट इस काल में जो बना वो ईंट का बना। मुख्य यही बात जाना कि इस काल में ईंट का प्रयोग हुआ। वहां पे क्या है, वर्गाकार होता था, लेकिन अब यहाँ पे गोलाकार मिल रहा है, चबूतरा नहीं मिल रहा। जैसे कि उस समय जो है ये मान लीजिए चबूतरा है, ये ऐसे बना और ऐसे ऐसे होता था। कब का? मौर्य काल का। लेकिन इस युग में अगर देखा जाए तो इस युग में आपको ऐसे गोलाकार मिलेगा, ऐसे ऐसे जो है गोलाकार मिलेगा, ठीक है। और नीचे चबूतरा नहीं होगा, सीधे मिट्टी के बेस में ही बना होगा। तो ये इस समय के बौद्ध स्तूप हुआ करते थे। अब देखिए गुहा मंदिर कैसा, तो ब्राह्मण गुहा और बौद्ध गुहा दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया। उदयगिरी का मंदिर विष्णु के वराह अवतार, वराह में सुअर का अवतार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। वही बौद्ध गुहा का देखा जाए तो अजंता में एवं दीघा की बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाओं में 16, 17 और 19 गुप्तकालीन मानी जाती है और दोनों ही गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वही देखिए चित्रकला, गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता एवं बाघ जो है बाघ की गुफाओं से प्राप्त होता है। अब हम थोड़ा अजंता की गुफाओं के बारे में जान लें कि आखिर अजंता की गुफा कहाँ है, क्या वो उसमें है। तो अजंता की जो चित्रकला है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें पहले 29 गुफाओं में चित्र मिला करते थे, लेकिन आज के समय में केवल 7 गुफाएं ही रह गई हैं और उसको नंबरिंग दिया गया है, जो 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 के ही अवशिष्ट बचे हैं। और इसमें भी 16, 17, 19 जो है गुप्तकालीन है। अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है ईसा की पहली सदी से लेके 7वीं सदी वर्ष तक किया गया है। मतलब ये गुफा जो है पूर्णतः जो अपने रूप में आया वह गुप्त काल में ही आया। इसके खोजकर्ता जो 1819 में किए थे वह जो है जेम्स अलेक्जेंडर हैं। और ये गुफा किस विषय से संबंधित है, तो ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म, महायान, जैसे कि जो बौद्ध धर्म था, हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था, तो उसी में महायान जो धर्म के वो संपोषक थे। इसमें आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य से पहले जो भी थे वह बौद्ध धर्म हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे आते आते जो है ब्राह्मण धर्म का एक बड़ा ही रूप दिखने लगता है और यहाँ से ब्राह्मण धर्म का उदय भी होता है। तो जो गुप्तकालीन शासक हुआ करते हैं वो ब्राह्मण धर्म के हुआ करते हैं। और इसके ही पहले आपको बता दें, आपने पढ़ा है शुंग वंश, सातवाहन वंश, ये सभी ब्राह्मण धर्म के ही संपोषक थे। धीरे धीरे वो भी क्या क्षमा चाहूंगा दोस्तों, बुद्ध धर्म को अपना लिए। यहाँ भी वही चीज है, इन्होंने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, तो जिसके कारण जो बौद्ध धर्म रहा आपका वह उसकी जो क्या बोलते हैं विस्तार कम होते गया। ठीक है। अब देखिए बाघ की चित्रकला, वही अजंता की चित्रकला देखें, अब बाघ की चित्रकला देखेंगे तो ग्वालियर के समीप धार जिले में बाघ नामक स्थान पर यह गुफा बनाई गई है। इस गुफा का खोज जो है 1818 में, 1819 में खोजा गया अजंता की गुफा, 1818 में बाघ की गुफा। वो कहाँ था? मुंबई के
औरंगाबाद जिले में, ये कहा है तो ग्वालियर के में बाघ नामक जिले स्थान पे। ठीक है, इसमें क्या है तो मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित चित्र, संगीत, नृत्य, ये सबसे संबंधित इसमें बाघ कला में हम देखते हैं। अन्य कला और साहित्य, अगर इसका साक्ष्य देखा जाए कि ये कैसे साहित्य और कला में महारत थे, तो देखा जाए तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों ही कला एवं साहित्य के संपोषक थे। जहां समुद्रगुप्त को अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। वीरसेन हो गए, कालिदास हो गए, नहीं ये सारे किनके दरबार में गए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। साहित्य के बारे में देखा जाए तो गुप्त काल में साहित्य भी अपने चरम उत्कर्ष पर था। साहित्य की दिशा में एक नए युग का प्रमाण हुआ और इसमें अनेकों पुराण, रामायण, महाभारत इस युग में क्या वो अपना पूर्ण रूप में आया। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं, पहले इसका रचना हो रहा था, लेकिन ये पूर्ण रूप से जो कहा जाता है वह गुप्त काल में ही अपना अंतिम रूप में, इसको अंतिम रूप कब दिया गया तो गुप्त काल में ही दिया गया। इसे श्रेष्ठ कवियों का काल भी कहा गया है, जिसके कुछ कवियों के केवल अभिलेख नहीं नाम मिलते, जैसे हरिसेन हो गए, वत्स भट्टी हो गए, वीरसेन हो गए। इसी गुप्त कालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि जो है कालिदास है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास की रचनाएं बहुत है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ प्रमुख रचनाओं को जरूर देखेंगे। उसमें सबसे पहले नाटक जो इन्होंने लिखा हुआ है उसके बारे में देखेंगे। इस काल के नाटक प्रमुख किसके संबंधित थे तो प्रेम प्रधान और सुखदायी होते थे। उसमें जो नाटक क्या थे, प्रेम प्रधान और सुखदायी होते थे। इसमें उच्च कुल लोग संस्कृत बोलता था, जबकि निम्न कुल लोग क्या बोलते थे, निम्न कुल के लोग एवं स्त्रियां प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। और कालिदास के प्रमुख नाट्य ग्रंथ, सबसे पहला जो ग्रंथ है वह मालविक अग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाट्य है। और इसमें जो है मालविका एवं अग्निमित्र के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम कालिदास के एक और नाटक देखते हैं, जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें भी दुष्यंत और शकुंतला का मिलन मिलता है। दुष्यंत शकुंतला वही है जिसका पुत्र भरत है, और उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और यह भारत से लिया गया है। दूसरा इसके महाकाव्य, कालिदास का महाकाव्य देखे तो रघुवंश, श्री राम के पूर्वजों का वर्णन मिलता है। वही कुमार संभव में देखा जाए तो कार्तिकेय की जन्म, भगवान शिव के पुत्र के जन्म कार्तिकेय का कैसे हो उसके बारे में वर्णन मिलता है। वही गीत काव्य देखा जाए तो मेघदूत, विरही यक्ष एवं प्रियतमा का वर्णन है। ऋतु संहार, षड ऋतु का वर्णन मिलता है। उसके बाद देखिए अन्य लेखकों की रचनाएं, जैसे मृच्छकटिकम, इसके लेखक शूद्रक हैं। यह एक दुखद नाटक है। सारे नाट्य इस गुप्त साम्राज्य में सुखद नाटक थे, लेकिन एकमात्र जो है मृच्छकटिकम दुखद नाटक है। और इसमें राजा, ब्राह्मण, व्यापारी, चोर, जुआरी, वैश्य आदि सामाजिक वर्गों का वर्णन है। मुद्रा राक्षस, इसके लेखक विशाख दत्त हैं। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है एवं कुमारगुप्त के वध तथा ध्रुव देवी के साथ विवाह का वर्णन मिलता है। वही अमरकोश देखा जाए तो यह संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान अमर सिंह की रचना है। आगे कामसूत्र देखें तो इसके लेखक वत्स यानम थे, और इसमें सामाजिक, वैश्विक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक भोग आदि का वर्णन किसमें मिलता है, कामसूत्र में मिलता है। पंचतंत्र, जिसके लेखक विष्णु शर्मा थे, इसमें साहित्य, कला और कला के साथ साथ जो है विज्ञान और तकनीकी का भी उदय हुआ। इस युग में विज्ञान एवं तकनीकी में समुचित विकास हुआ, और इस समय के जो वैज्ञानिक या तकनीकी थे वो आर्यभट्ट,
बारहमिहिर, भास्करन प्रथम और ब्रह्मगुप्त थे। तो आर्यभट्ट के बारे में जान लें। आर्यभट्ट जो है ये पटना के निवासी थे। इनका जन्म 499 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय है और इन्होंने ज्योतिष को गणित से अलग माना है। दशमलव प्रणाली, सबसे प्रथम जो है दशमलव प्रणाली का विकास इन्होंने किया था। पृथ्वी गोल है, सबसे पहले इन्होंने बताया था। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने। पाई का मान 3.1416 इन्होंने सबसे पहले बताया था। साथ ही सौर वर्ष की लंबाई जो 365.3586850 भी इन्होंने बतलाया था। और ये गुप्त के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ एवं ज्योतिष थे। भास्करन प्रथम 600 ईस्वी में आए थे। ये ब्रह्मगुप्त के समकालीन एवं प्रसिद्ध खगोल शास्त्री। 3 इनका ग्रंथ है, जैसे भास्करन से याद रखिएगा, महाभास्करन, लघु भास्करन और भाष्य, आसानी से याद हो सकता है। ब्रह्मगुप्त, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। ब्रह्म सिद्धांत की रचना सर्वप्रथम इन्होंने बतलाया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है। वही देखिए बारहमिहिर 550 ईस्वी की बात में, ये जो है प्रसिद्ध ज्योतिषकार थे और इनकी रचनाएं महापंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक और लघु जातक है। अब कुछ षड दर्शन है, जैसे कहा जा सकता है शाक्य दर्शन। इसके जो प्रणेता थे वो कपिल मुनि थे। शाक्य दर्शन तो सांख्य के बारे में और साथ ही मनुष्य के उद्गम के बारे में बतलाता है। कौन? शाक्य दर्शन। वही योग दर्शन देखा जाए तो इसके प्रवर्तक पतंजलि हैं, जो योग के बारे में बताया है। तो उनका प्रमुख ग्रंथ जो है योग सूत्र है। वही न्यायिक दर्शन, न्याय के बारे में जिन्होंने बताया था उनका नाम था, प्रवर्तक जो थे गौतम थे और इनका ग्रंथ एक है न्याय सूत्र। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों एक आपको साहित्य, कला और विज्ञान और तकनीकी में एक आपको पकड़ बन गई होगी। और इससे आगे भी हम कुछ गुप्तोत्तर काल के बारे में आगे देखेंगे। इसी शब्दों के साथ दोस्तों विराम लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।